आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर आपको क्या पेन किलर एडवाइस करेगा या एंटीबायोटिक्स लेनी है, कब लेनी है और डाइट कौन सी लेनी है, ड्राइविंग कब करनी है, ड्रेसिंग की केयर कैसे करनी है और इसके बाद सोना स्लीप पैटर्न क्या होना चाहिए। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये है कि आज हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस हैं। इसका मुआयना कैसे किया जाता है, आपको कैसे पता चलता है कि ये अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है और कब आपको अपने डॉक्टर से रब्ता करना है, इसके लिए हमने एक अलहदा वीडियो बनाई है। वो वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेशन हो गया है तो उसके बाद पेन किलर्स कब तक यूज़ करने हैं। फर्स्ट 24 आवर्स तक पेन किलर जो है इंजेक्टेबल फार्म में मिल सकती हैं। बाद में डॉक्टर आपको ओरल फार्म में जो पेन किलर हैं वो एडवाइस करेंगे। और ये पेन वैसे तो परसेप्शन हर पेशेंट की डिफरेंट होती है। कुछ को पेन बहुत ज़्यादा होता है, कुछ को पेन बर्दाश्त करते हैं और दे लिव विद दैट। तो मोस्टली जो पेन है ये 4 to 6 वीक्स के अंदर अंदर सबसाइड हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू पेन परसेप्शन पेशेंट शुरू में तो इंजेक्टेबल पेन किलर से पेन ठीक होगा, इंजेक्शन से। उसके बाद ओरल फार्म में आपको कुछ टैबलेट्स डॉक्टर एडवाइस करेगा, वो आपने लेनी है कुछ दिनों तक, 2 to 4 डेज़ तक, 5 डेज़ तक। और उसके बाद आपको पेन किलर की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक्स भी इसी तरह है क्योंकि इसमें पेट खुलता है और इवन जो अंतड़ियों की जो ट्यूब है, अपेंडिक्स एक ट्यूब फॉर्म में होती है, वो कटती है तो अंतड़ियों का रास्ता खुलता है। इसमें हमें थेराप्यूटिक डोज देनी होती है, ऐसी जो इलाज के लिए ज़रूरी होती है। पहले ही एंटीबायोटिक का इंजेक्शन तो आपको लगेगा जब आप बेहोश होते हैं, आपको बेहोश किया जाता है तो विद इन 30 to 60 मिनट्स आफ्टर इंसिजन जो आपको अपेंडिक्स का कट लगाया जाता है ऑपरेशन के दौरान, उस वक्त एक एंटीबायोटिक की डोज दी जाती है। फिर आगे जो है 1 to 2 डेज़ का जो एडमिशन होता है 24 आवर्स to 48 आवर्स तक, उस वक्त तक इंजेक्शन की फॉर्म में आपको एंटीबायोटिक्स आपका डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा। जब आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, छुट्टी मिल जाती है, उसके बाद ओरल फॉर्म में आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती है। जब इंजेक्टेबल फार्म में दी जाती है उसमें सेफ्ट्रेक्सोन और फ्लैजल दी जाती है। ओरल फार्म में भी स्किन कवर के लिए आपको एंटीबायोटिक्स दी जा सकती है जो आप कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जाता है तो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि गले में खराश है। गले में खराश होना एक मतलब नॉर्मल है, इसलिए कि आपको जब बेहोश किया जाता है तो मुकम्मल बेहोश किया जाता है और बेहोशी के दौरान आपके सांस की नाली पास की जाती है, ईटीटी जिसको बोलते हैं। सांस की नाली पास करने से है कि आपको मशीन के ज़रिए सांस दिया जाता है उस ऑपरेशन के दौरान। तो आप वो नाली अब आपके सांस की नाली में रहती है, जो ट्यूब होती है। आधे घंटे का ऑपरेशन हो सकता है, 20-25 मिनट का हो सकता है। तो ये जब आप वापस होश में आते हैं तो वो उस नाली की वजह से आपको गले में खराश होती है। उसके लिए डॉक्टर आपको लोजेंजेस जिसमें स्ट्रेप्सिल्स हो सकती हैं वो आपको एडवाइस कर सकते हैं। 2 या 3 मरतबा आप दिन में ले सकते हैं और जब तक खराश रहती है 2-3 दिनों तक, 3-4 दिनों तक ये खराश जो है ख़त्म हो जाती है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट को कुछ दिनों तक लूज़ मोशन की कंप्लेंट भी हो सकती है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट नोट करेगा कि उसकी बावल मूवमेंट्स जो हैं वो थोड़ी डिस्टर्ब हैं। लूज़ मोशन मोस्टली जो हम ये मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, जो एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, उस वजह से हो सकती हैं। तो जैसे एंटीबायोटिक्स ख़त्म होती हैं तो ये लूज़ मोशन की कंप्लेंट ख़त्म हो जाती है। ड्रेसिंग केयर कैसे करनी चाहिए कि फ़र्स्ट ड्रेसिंग कब चेंज करनी है। फर्स्ट ड्रेसिंग 48 आवर्स to 72 आवर्स तक नहीं चेंज करनी है, क्योंकि जहाँ कट लगा होता है, जहाँ ऑपरेशन हुआ होता है, कट वाली जगह पे 2 एजेस आपस में मिले हुए होते हैं और ये हीलिंग हो रही होती है। 48 आवर्स to 72 आवर्स तक फर्स्ट ड्रेसिंग हीलिंग का प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा तो दोनों एज के दरमियान जो झिल्ली बनती है वो उतर सकती है, पील ऑफ हो सकती है। तो फर्स्ट ड्रेसिंग क्लीन वुंड होगा, कोई इसमें से वुंड जो है रस नहीं रहा, इसमें से कुछ रेशा नहीं आ रहा, तो आप फर्स्ट ड्रेसिंग 48 आवर्स to 72 आवर्स 2 से 3 दिन तक पहली ड्रेसिंग लगी रहेगी। उसके बाद
ड्रेसिंग जो है आप 3 दिन के बाद आप ड्रेसिंग चेंज करेंगे, ज़ख़म की साइडों पर आयोडीन लगाकर ड्रेसिंग चेंज करेंगे। और ये है कि फिर आप क्लीन वुंड है तो 2 दिन के बाद ड्रेसिंग कर सकते हैं या फिर 3 दिन के बाद ड्रेसिंग कर सकते हैं। तो कुछ इतने क्लीन वुंड होते हैं कि ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि ज़ख़म हालांकि वाटर टाइट है फिर भी 7 दिन तक के लिए ड्रेसिंग से ये कवर होना चाहिए। 7 दिन तक ये वीक होता है। लेकिन अगर ड्रेसिंग सोक है तो ये नहीं है कि पहली ड्रेसिंग आपने 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद ही ओपन करनी है। अगर ड्रेसिंग सोक है तो आपको फिर ड्रेसिंग अगले दिन ही या उसी दिन भी आपको खोलनी पड़ सकती है, चेंज करनी पड़ सकती है। सोक होने का मतलब वहाँ से ब्लड आ सकता है, वहाँ से रेशा आ सकता है, पानी सा मवाद आ रहा होता है, तो आप फिर ड्रेसिंग चेंज भी कर सकते हैं। अगर तो अपेंडिक्स बहुत ख़राब निकली है, फटी हुई थी, कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिक्स थी, ऐसे केसेस में वहाँ से रेशा आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको सिंगल ड्रेसिंग के बजाय सुबह शाम भी ड्रेसिंग करवानी पड़ सकती है। आपने बाथ कब लेना है अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद? अगर अब ये डिपेंड करता है कि आपकी ड्रेसिंग जो है वो अगर तो वाटरप्रूफ ड्रेसिंग की हुई है, वाटरप्रूफ ड्रेसिंग की हुई है तो आप नेक्स्ट डे बाथ ले सकते हैं। और अगर अब्जॉर्बेबल स्टिचेस, ऐसे स्टिचेस लगाए गए हैं, सिंपल अपेंडिक्स थी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, तो आपका डॉक्टर वहाँ पे ऐसे स्टिचेस लगा देता है कि जो खुद ब खुद डिज़ॉल्व हो जाते हैं। अगर तो वाटरप्रूफ ड्रेसिंग है और अब्जॉर्बेबल स्टिचेस लगे हुए हैं तो आप नेक्स्ट डे बाथ ले सकते हैं। लेकिन अगर अब्जॉर्बेबल स्टिचेस नहीं लगे हुए और फिर ये है कि वाटरप्रूफ ड्रेसिंग भी नहीं है, तो फिर आप 4 to 5 डेज़ तक आप वेट करते हैं। उसके बाद आप शावर ले सकते हैं, बाथ ले सकते हैं, फिर कोई ऐसा इशू नहीं होगा। आप तरतीब ये होती है कि आप शावर लेते हैं और ड्रेसिंग पहले उतार देते हैं, शावर लेते हैं, उस ज़ख़म वाली जगह पे आप साबुन जाने का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, साबुन भी लगा सकते हैं, साबुन से आप उसको रब कर सकते हैं, पैट कर सकते हैं, फिर उसे वॉश करें। फिर शावर लेने के बाद आपने उस एरिया को क्लीन करना है, ड्राई करना है और उसके बाद आप उसके ऊपर ड्रेसिंग कर दें। सोना की साइड पर है ऑपरेशन के बाद ये है कि कुछ पेशेंट बच्चे होते हैं और अर्ली एज, उसमें अभी स्लीप का ख़ास पोजीशन नहीं बनी होती, वो उल्टा ही लेट रहे होते हैं, स्टमक स्लीपर होते हैं, पेट के बल लेटते हैं। अवॉइड करने हैं इसके ऑपरेशन के बाद, अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद पेट के बल आप बच्चों को नहीं सोने दें। ख़ुद भी अगर ऑपरेशन करवाया है तो पेट के बल ना सोएं, क्योंकि इसके ऊपर ये होता है कि हिप के ऊपर प्रेशर पड़ता है और फिर पेन इंक्रीज़ हो जाता है, पेन ज़्यादा होता है, डिस्कम्फर्ट होती है। तो साइड पर सो सकते हैं या फिर बैक पर सो सकते हैं अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद। अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि हम ड्राइव कब कर सकते हैं, ड्राइविंग हम कब शुरू करें। ड्राइविंग ये है कि फर्स्ट वीक या अप टू 10 डेज़ तक ड्राइविंग से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप के डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब की होती हैं, पेन किलर होती हैं, वो बाज़ दफ़ा सेडेटिव होती हैं, उनमें ज़रा स्लीप का, नींद का आंसर होता है, तो वो सेडेटिव होती हैं। तो आपने फर्स्ट 10 डेज़ तक आपने ड्राइविंग से अवॉइड करें। उसके बाद एक सेल्फ़ टेस्ट करना है आपने 10 डेज़ के बाद। आप मेडिसिन ज़्यादातर यूज़ नहीं कर रहे होते, सिर्फ ड्रेसिंग केयर ही हो रही होती है, तो आप पहले सेल्फ़ टेस्ट करेंगे। सेल्फ़ टेस्ट कैसे करते हैं? आप गाड़ी में बैठे हैं, विदाउट पुटिंग योर कीज़ इनटू कार और बिफोर इग्निशन, गाड़ी स्टार्ट किए बगैर आपने फुट से आपने पैडल को प्रेस करना है। ब्रेक का पैडल हो चाहे रेस का पैडल हो, आपने पहले उसको प्रेस करना है और फिर आपने देखना है कि आपको पेन तो नहीं हो रहा, उस साइड पे चुभन तो नहीं हो रही, क्योंकि राइट साइड से आप ब्रेक या फिर वो यूज़ करते हैं, आप राइट फुट यूज़ करते हैं और अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी राइट साइड से हुआ होता है, तो उस साइड पे पेन के चांस हो सकते हैं। अगर तो पेन नहीं हो रहा 10 डेज़ के बाद पेन नहीं हो रहा और उस साइड पे इचिंग नहीं हो रही, तो फिर तो आप ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन अगर पेन हो रहा है तो फिर यू विल हैव टू वेट फॉर 2 to 3 डेज़, उसके बाद फिर आपने ये सेल्फ टेस्ट करना है। तो जैसे आप कंफर्टेबल हों तो फिर आप ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का होता है, अक्सर भी ऑपरेशन करवा चुके होते हैं तो फिर कहते हैं कि हम एक सिटी से दूसरे सिटी तक हम पेशेंट को लेके जा सकते हैं। ऑब्वियसली लेके जा सकते हैं, क्योंकि आप पेशेंट ने तो ड्राइव करना नहीं है, तो अगले दिन नेक्स्ट डे पे पेशेंट को कार में ले जाएं या बस में ले जाएं या जिस तरह से भी आप उसको ट्रैवल करवा सकते हैं, लेकिन ख़ुद ड्राइविंग से अवॉइड करना है फर्स्ट 10 डेज़ के लिए, फिर सेल्फ टेस्ट करना है।
एक्टिविटी कब रिज्यूम करनी चाहिए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद? रूल ये है कि इफ़ यू आर टायर्ड, अगर तो आप थका थका महसूस कर रहे हैं तो फिर आपको रेस्ट करना चाहिए। फिर 2 वीक्स तक, ये है कि 2 वीक्स तक लेस देन 10 kg वेट उठा सकते हैं, ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकते। इवन जो बड़ों ने ऑपरेशन कराया होता है, मदर्स होती हैं, वो अपने बेबी को भी ना उठाएं फर्स्ट 2 वीक्स तक। पेन स्टार्ट हो सकता है, मसल्स पे प्रेशर आ सकता है। तो लाइट एक्टिविटी आप 4 to 6 वीक्स तक आप अपनी लाइट एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं, जिसमें कि घर के काम काज हैं, दफ्तर जाना है, आना है, और जिसमें कोई वेट नहीं उठाना होता, नॉर्मल एक्टिविटी होती हैं, ये आप 4 to 6 वीक्स तक आप रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन हैवी एक्टिविटीज़, स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेज जो होती हैं, वेट लिफ्टिंग जिसमें हो गई, सीढ़ियाँ चढ़ना हो गया, भागना दौड़ना हो गया, फुटबॉल खेलना हो गया, ऐसी एक्टिविटीज़ जिस पे फुल प्रेशर जिम जैसे हो गया, ये आप 3 मंथ्स तक हमें अवॉइड करना चाहिए। वो इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जो हीलिंग का प्रोसेस होता है वो इट टेक्स फुल 3 मंथ्स टू रिकवर। जो इनर पोर्शन होता है ज़ख़म का, इंसियन का, उससे अंदर वाले जो पट्टे होते हैं और फिर जो लेयर्स होते हैं, उन सबको हील होने में कम्प्लीटली 3 मंथ्स लग जाते हैं। अपने नॉर्मल शेप में सिर्फ स्कार सिर्फ रह जाएगा। तो 3 मंथ्स तक हैवी एक्टिविटीज़, स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेज से अवॉइड करना चाहिए। बाकी आप नॉर्मल काम काज आप 4 to 6 वीक्स तक आप नॉर्मल एक्टिविटी आप रिज्यूम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डाइट में क्या लेना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी ऑपरेशन होता है तो जो बावल मूवमेंट्स होते हैं, पेट की अंतड़ियों की जो मूवमेंट होती है वो डिस्टर्ब हो चुकी होती है। तो फर्स्ट 24 आवर्स तक, ऑपरेशन के फर्स्ट 24 आवर्स के बाद तक तो कुछ नहीं खाने पीने को दिया जाता। जो भी एनर्जी होती है, जो भी कैलोरीज होती हैं, वो आपको जो ड्रिप्स लगाई होती हैं उसके थ्रू दिया जाती हैं। 1 दिन के बाद लिक्विड डाइट स्टार्ट की जाती है। तो लिक्विड डाइट में आप ले सकते हैं कि शेक्स हो सकते हैं, स्मूदीज़ हो सकते हैं, यखनी हो सकती है, ब्रॉथ, या फिर सूप हो सकते हैं। ये आप फर्स्ट डे के बाद आप 1 से 2 दिन तक आप लिक्विड डाइट आप लें। फिर 2 to 3 डेज़ के बाद आप नॉर्मल डाइट ले सकते हैं, लेकिन मसाला, मुर्ग मुसल्लन वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं इस्तेमाल करनी, नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। नॉर्मल डाइट में ये है कि आपका स्टमक अभी अपसेट होता है तो नॉर्मल डाइट में बॉयल्ड सिंपल राइस हो गए, ब्रॉयल्ड चिकन हो गया, टोस्ट ले सकते हैं, कोई ब्रेड ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं। जो चीज़ें अपेंडिक्स के ऑपरेशन में आपने एहतियात करनी है, शुरू शुरू में नहीं लेनी, वो हैं डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तली हुई चीज़ें हैं, रेड मीट है, ये चीज़ें आपने नहीं लेनी हैं। प्रोसेस्ड फूड है जैसे पिज़्ज़ा हो गया, ये नहीं लेना। पास्ताज है, पास्ता नहीं लेना। शुगर प्रोडक्ट्स हैं, केक्स हैं, पाइज़ हैं, ये नहीं लेनी। ऐसे ड्रिंक्स नहीं लेने जिसमें कॉफ़ी हो, ये नहीं लेनी। ये सारा सब कुछ हो गया डाइट से रिलेटेड। पानी जो है, हाइड्रेशन स्टेटस आपने अपना अच्छा रखना है। पानी हाई मिकदार में लेना है, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है। एक तो ये कॉन्स्टिपेशन को नहीं होने देगा, दूसरा ये है कि बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखेगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखेगा। तो पानी आपने अच्छी मिकदार में लेना है। लास्ट में यह है कि आपने अपने डॉक्टर से कब, इस फर्स्ट वीक के अंदर अंदर, उससे पहले आपने फॉलोअप से पहले आप कब रब्ता कर सकते हैं। अगर तो 3-4 दिनों तक से 4-5 दिनों के दरमियान आपको फीवर हो रहा है और वो सेटल नहीं हो रहा, जो आप एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं, जो आप केयर कर रहे हैं, इसके बावजूद भी फीवर सेटल नहीं हो रहा, तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। दूसरा यह है कि पेन आपको है, अब पेन सेटल नहीं हो रहा, पेन भी सेटल नहीं हो रहा और इंक्रीज़ हो रहा है, तो फिर भी आप अपने डॉक्टर से रजू करना है। आपने अपने डॉक्टर से पहले विज़िट कर लेना है। इन दोनों सूरतों में विज़िट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपका जो ज़ख़म है वो इन्फेक्ट होने के चांसेस होते हैं। वो इन्फेक्ट हो रहा होता है, वो रेड हो रहा होता है और उसमें पस बनना शुरू हो रही होती है। तो पस की वजह से फ़ीवर होता है, पस की वजह से अब ज़ख़म क्योंकि बंद हुआ है, उसका प्रेशर बढ़ता है, तो वहाँ पेन है वो सेटल नहीं होता है। इन सूरतों में आप अपने डॉक्टर से विज़िट करना है। नॉर्मल फॉलोअप विज़िट कब करना है?
नॉर्मल फॉलोअप विजिट आपने जब डिस्चार्ज हो गया, छुट्टी होगी, तो उसके बाद 1 वीक के बाद आपने फॉलोअप विजिट करना है, अपने डॉक्टर को दिखाना है, अपने सूरत हाल बतानी है, और आप अपने जो ज़ख़म है उसका एग्जामिनेशन करवाना है। जो वुंड बना हुआ है वो डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा, और इस पे अगर तो ऐसे स्टिचेस लगे हुए हैं जो रिमूव होने वाले हैं, तो स्टिचेस 7 to 10 डेज़ के बाद रिमूव हो जाते हैं इसके। तो 1 वीक के बाद अगर तो वुंड जो है वो ड्राई है और इन्फेक्टेड नहीं है, तो आपके स्टिचेस उसी वक्त फर्स्ट फॉलोअप पे रिमूव हो जाएंगे। लेकिन स्टिचेस कितने होते हैं? 1 स्टिच हो सकता है, 2 स्टिच हो सकते हैं, 3 स्टिच हो सकते हैं, 5 स्टिचेस तक ये यहाँ पे लग सकते हैं। सिंपल नॉर्मल अपेंडिक्स हो, तो अगर तो कॉम्प्लिकेटेड होती है तो ज़ख़म बढ़ाना पड़ता है, इंसिजन देना पड़ता है, तो उसमें स्टिचेस को ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है बहुत सारे क्वेश्चंस का इसमें आंसर हमने कर दिया होगा, आप लोगों की बहुत सी क्वेरीज जो हैं हल हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट अस इन आवर कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो हम आपको शेयर करें।